हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेंसुरेशन जो अपना चल रहा था क्षेत्रमिति, उसमें अपन ने घन, घनाभ, बेलन और शंकु यहाँ तक के सूत्र बनाने का तरीका हमने सीखा। आज अपन ले रहे हैं इसमें घन ले लिया, घन, घनाभ, बेलन और शंकु, 4 आकृतियाँ अपनी हो चुकी हैं। 5वीं आकृति अपन ले रहे हैं गोला। देखिए, कई बार गोले और वृत्त में आप अंतर नहीं कर पाते हो। वृत्त के लिए पूछा जाता है, जैसे वृत्त ये है तो वृत्त के लिए पूछा जाता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट से ये कहते हैं कि जो गोल होता है वो वृत्त होता है। देखो, गोल होने के साथ साथ जो चपटा होता है वो वृत्त होता है, और जो चारों दिशाओं से गोल होता है, इसको अपन बोर्ड के ऊपर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे तो ये वृत्त दिखेगा। लेकिन अगर गोले को प्रदर्शित करना है तो ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में यदि ये अर्धचंद्राकार अगर आकृति बना दी जाती है तो एक गोला नजर आता है, या ऐसे वृत्त दिखेगा। लेकिन अगर बीच में अपन एक वृत्तीय आकृति बना दें ऐसे, तो ये गोले की तरह लगना शुरू हो जाता है। या फिर इस गोले के अंदर अपन एक ऐसा मार्क बना दें, ऐसा निशान इसमें लगा दें, तो ये गोले को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार से ये त्रिविमीय दिशा में दिखाई देगा। और जब तीनों दिशाएं दिखाई देती है, इसमें एक्स, वाई और जेड, तो फिर वो उभरी हुई आकृति हमें प्रतीत होती है। भले ही चाहे अपन उसको 2 विमा में बना रहे हैं, बोर्ड जो होता है उसमें समतल होता है ये, लेकिन इसको अपन उभरी हुई दिशा दिखाने के लिए जेड अक्ष दिखाना जरूरी होता है। देखिए, गोला ले रहे हैं। अब गोले के अंदर क्या होता है कि कुछ फार्मूले बड़े नॉर्मल से हैं। जैसे नंबर 1, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, अभी मैंने एक बात बताई कि जो चारों तरफ से वृत्ताकार आकृति होती है, केवल ये याद करने के लिए, ये ट्रिक है याद करने की, जो चारों तरफ से गोल हो, यानी उसकी चारों तरफ से वृत्ताकार आकृतियों से घिरा हुआ हो, तो वो गोला बन जाता है। तो देखिए, चारों तरफ से वृत्ताकार आकृति हो तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। चारों तरफ से हो, इसका मतलब इसको 4 से गुणा कर दो, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, क्षेत्रफल और आयतन में अंतर है। क्षेत्रफल वो होता है जिसको अपन स्पर्श कर सकते हैं। तो गोला अंदर से, चाहे वो खोखला हो या वो ठोस हो, कैसा भी हो, अंदर से खाली होगा तो भी अगर वो बंद है तो हम उसको पूरे को स्पर्श कर सकते हैं, यही फार्मूला लगेगा। तो आप यहाँ ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि चाहे वो गोला ठोस हो या खोखला हो, अंदर से खाली हो, लेकिन अगर वो पूरा बंद होता है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। उसका ठोस होना और खोखला होने पर इस क्षेत्रफल के फार्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है गोले का आयतन। इसको थोड़ा याद रखना होगा। इसमें इतना याद रखना है कि इसमें 4/3 आता है। 4/3 पाई आर क्यूब। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी क्षेत्रफल की और आयतन की। तो देखिए, क्षेत्रफल में घात चर राशि की 2 हो रही है, आर स्क्वायर। 4 और पाई, ये तो नियतांक है, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। इसमें 4/3 पाई ये नियत होता है, लेकिन देखो आर क्यूब, तो स्क्वायर आया, इसका मतलब क्षेत्रफल, और क्यूब आया, इसका मतलब आयतन। ऐसे ही देखिए, तीसरा अपन लेते हैं कि अगर ये गोला अर्धगोला हो, तो यहां पर अपन लिखेंगे अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इस अर्धगोले को मैं दो भागों में बांट करके आपको समझा रहा हूं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके दो सूत्र हमें प्राप्त होंगे। वो कैसे? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अपन दो फार्मूले बनाएंगे और वो आप चित्र से समझना। देखिए, यहां मैं एक अर्धगोला बना रहा हूं, यानी गोले का आधा हिस्सा कर दिया जाए या गोले को दो भागों में बराबर बराबर बांट दिया जाए बीच में से, तो ऐसी स्थिति में देखो गोला ऐसे बनेगा। दूसरा मैं इसके पास में एक और ले रहा हूं, ये दोनों ही अर्धगोले हैं इस प्रकार से, लेकिन इसमें देखो एक अंतर कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये कोई गोला है और ये अंदर से खाली है, यानी ये गोला है खोखला, जिसे आप एक कटोरी कह सकते हैं, कढ़ाई कह सकते हैं। इस प्रकार की कोई पात्र की आकृति है जो अंदर से खाली है। आधा गोला तो है, यानी अगर अपन दो कटोरियों को मिला दें तो पूरा गोला बनेगा खोखला, तो इसका मतलब उसका आधा भाग अलग कर दिया। तो ये आकृति जो बन रही है वो अर्धगोले की, लेकिन ये अंदर से खाली है। तो यदि हम इसको अंदर स्पर्श करेंगे, हाथ डालेंगे, तो देखो अंदर का पूरा हिस्सा स्पर्श होगा, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ भाग है। तो अंदर का हिस्सा पूरे गोले का आधा हिस्सा स्पर्श होगा। चाहे आप बाहर की तरफ स्पर्श कर लो, चाहे अंदर की तरफ करो, कर सकते हैं। तो स्पर्श होगा इसका आधा हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अर्धगोला खोखला है तो खोखले अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो ठीक इसका आधा होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये होगा किसके लिए? अगर वो अर्धगोला कैसा है? खोखला है। क्लियर? इसके बाद में देखिए, अगर अर्धगोला ठोस है तो यदि ये ठोस होता है तो ठोस होगा तो देखो ये भरा हुआ भाग होगा इसका। ऐसे मैं इसको ऐसे ठोस बता देता हूं। ये भाग इसका अंदर से भरा हुआ है, यानी ये किसी धातु का बना है, वो पूरी धातु इसके अंदर भरी हुई है। तो ये हो गया ठोस। जैसे ही आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो ये भरा हुआ होगा, ऊपर से बंद है, इसका मतलब ये अंदर स्पर्श नहीं होगा, तो बाहर की तरफ स्पर्श होगा। तो बाहर का जो इसका हिस्सा है ये ठीक गोले का आधा भाग है ये, और आधे भाग का मतलब हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और ऊपर का जो हिस्सा है ये वृत्तीय पृष्ठ है इसका, इसका मतलब ये वृत्ताकार भाग है वो भी ठोस है, इसको भी अपन स्पर्श कर सकते हैं। तो एक वृत्त का फार्मूला ये हो गया पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर ठोस अर्धगोला है तो उसमें 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये दोनों जुड़ करके इसका फार्मूला बनता है 3 पाई आर स्क्वायर। यानी ये होता है जब अर्धगोला ठोस है। ये विशेष बात याद रखना। लेकिन परीक्षा में कई बार क्या होता है कि न खोखले का नाम आता है न ठोस का, केवल उसमें आता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल नाम क्या आया? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब उसमें हमें यह पता नहीं चल रहा है कि वो खोखला है या ठोस है। अब फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर लगाएं या 3 पाई आर स्क्वायर लगाएं, तो ये बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए मैं बता दूं, अगर अर्धगोले का नाम दे और उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, न तो खोखला हो न ठोस हो, तो हमेशा अर्धगोले को ठोस मानते हुए आप फार्मूला जो है वो ये चौथे नंबर का जो मैंने बताया 3 पाई आर स्क्वायर काम में लेंगे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसमें न खोखला लिखा है न उसमें ठोस लिखा है, तो उस अर्धगोले को 3 पाई आर स्क्वायर से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करें। ठीक है ना? इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसका मतलब अर्धगोला होते ही उसके 2 प्रकार निकल के आते हैं सामने। एक, अगर वो खोखला है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और यदि वो ठोस है तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखना। अब इसमें अर्धगोले में अपन ले लेते हैं आयतन। तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। अब तो अपने 4 फार्मूले हो गए इसके। अब अपन लिखते हैं इसमें अर्धगोले का जो आयतन है उसका फार्मूला क्या होगा। तो 5 नंबर पर गोले के लिए आप लिखेंगे
गोले का आयतन। तो देखिए अर्ध गोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का आधा करेंगे तो 4 2 से कट जाएगा, तो ये बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना गोले में आयतन में क्यूब आता है आर क्यूब, और क्षेत्रफल में स्क्वायर आएगा यानी आर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से अपने गोले के ये 5 फार्मूले पूरे हुए। अब इसके बाद में देखो अपने पास सारी आकृतियों के फार्मूले हो गए। अब इसमें जब प्रश्न आप हल करेंगे तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें, वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जिस पर विशेष ध्यान से आप सुन करके और उसका अध्ययन करना, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रश्न को आप चाहे कितना ही हल करें, जब तक आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे, रटा नहीं जाएगा या आकृति के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो अपन प्रश्न को कर नहीं सकेंगे। तो देखिए मैं इसे नोट लिख करके और आपको समझा देता हूं कि आपको 2 तरह की बातें याद में रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, दी गई मान को नोट करेंगे नाम के साथ, और फिर उसमें क्या ज्ञात करना है वो भी नोट कर लेंगे। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला उसमें काम करेगा। अब इसमें देखो कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसमें से देखो संख्या से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। दीवार बनाई जा रही है, दीवार की माप दे दी आपको, ईंटों से बनाई जा रही है, ईंट की माप दे दी और आपसे ईंटों की संख्या पूछ ली। तो यदि हमारे को संख्या पूछी जाती है, यानी किसी भी प्रश्न में संख्या यदि पूछी जाए, तो देखो मैं इसको एक नॉर्मल ढंग से लिखने का तरीका बता रहा हूँ, एक कॉमन ढंग से उसको कैसे लिखें, फिर जैसी आकृति होगी सूत्र को वैसे ही बदल देंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखें कि यदि प्रश्न में संख्या पूछी जाती है, संख्या कैसे पूछी जाएगी, दीवार बना रहे हैं, कितने ईंटें लगेंगी, तो संख्या के लिए कितना शब्द आएगा, इसका मतलब ईंटों की संख्या पूछी है। या एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है, या एक आकृति को मिटाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है। तो जहां तक होता है मिटने वाली आकृति या पिघलने वाली आकृति बड़ी होती है और बनाई जाने वाली आकृति छोटी होती है। तो जो धातु बड़ी आकृति में थी, पिघलने के बाद में वो सारी की सारी धातु छोटी आकृति के निर्माण में काम आ गई। इसका मतलब वो धातु कहाँ से निकली, बड़ी आकृति के अंदर से। इसीलिए मैंने कहा था कि अंदर के लिए हमेशा आयतन होगा, और इसमें आप आयतन ही ज्ञात करेंगे। ये आपकी प्रश्नावली आयतन से संबंधित है। तो देखिए यदि प्रश्न में संख्या पूछी जाती है, और संख्या के लिए कौन सा शब्द आएगा, कितनी, यानी कितनी शब्द आएगा, तो आपको ये देखना है कितनी ईंटें लगेंगी, कितने शंकु भरे जा सकते हैं उससे, या एक बेलनाकार टंकी है उसमें पानी भरा हुआ है, उससे कितने शंक्वाकार बोतलें भरी जा सकती है या पात्र भरा जा सकता है। तो ये संख्या संबंधित आता है। तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि प्रश्न पूछे जाता है तो उसमें देखो 2 प्रकार की आकृतियां आएंगी सामने, एक बड़ी और एक बनने वाली छोटी आकृति। तो यदि संख्या पूछी जाए तो इसके लिए याद रखेंगे, नई बनने वाली आकृति की संख्या ज्ञात करेंगे तो बराबर क्या होगा, बड़ी आकृति का आयतन। अब बड़ी आकृति कोई सी भी हो सकती है, प्रश्न में पढ़ने से समझ में आ जाएगी कौन सी आकृति है। उसमें नई बनने वाली जो छोटी आकृति है उसके आयतन का भाग दे देंगे, यानी बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगेगा। बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का आयतन, छोटी आकृति का आयतन, ये याद रखोगे। संख्या पूछी जाए तो देखो पिघलने वाली आकृति बड़ी होगी, बनने वाली छोटी। तो पिघलने वाली आकृति कौन सी है, उसका आयतन लिखेंगे यहाँ, भाग देंगे नई बनने वाली आकृति का आयतन का, तो तुरंत समझ जाओ संख्या निकल जाएगी। एक दूसरे प्रकार से इसमें क्या पूछा जाता है कि जैसे एक आकृति पिघल रही है, दूसरी बन रही है, एक को मिटा रहे हैं दूसरे को बना रहे हैं, लेकिन उसमें राशि पूछी जाती है। अब राशि का मतलब यहाँ क्या होता है, संख्या नहीं राशि। जैसे लंबाई, चौड़ाई,
ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास, ये कोई पूछ लिया जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि उस समय भाग नहीं लगेगा, दोनों आकृतियों के आयतनों को बराबर लिखेंगे। तो इसको मैं नोट में लिख देता हूं कि यदि प्रश्न में राशियां, अब यहां पर राशियों से मतलब होता है जैसे लंबाई पूछ ले, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास, कोई भी आकृति, उसकी कोई भी राशि पूछी जा सकती है। तो यदि प्रश्न में राशियां पूछी गई हों, पूछी जाती है, तो क्या करेंगे अपन, दोनों आकृतियों के आयतनों को बराबर लिखेंगे। तो मैं ये भाषा में लिख देता हूं यहां, दोनों आकृतियों के आयतनों को बराबर लिखते हैं। अब ये बात जो मैंने बताई ये आपको समझ में आएगी जब अपन प्रैक्टिकल रूप में क्वेश्चन करेंगे, तो आपकी ये बात सारी क्लियर हो जाएगी। तो आज मैंने एक तो गोला बताया, साथ में आपको ये बताया कि प्रश्न में यदि संख्या पूछी जाती है तो बनने वाली आकृतियों की संख्या बराबर होगी बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग देंगे। यदि प्रश्न में राशियां पूछी जाती है, राशियों में जैसे मान लो लंबाई पूछ ली, जैसे दीवार की लंबाई पूछ ली, दीवार की ऊंचाई पूछ ली, कोई भी एक चीज़ पूछ ले, या जो गोला है नया बनने वाला जो गोला हो वो कितनी त्रिज्या का होगा, कितने गोले बनेंगे, कितने गोले बनेंगे, तो ये प्रश्न, गोले की त्रिज्या क्या होगी, बनने वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो दोनों आकृतियों के आयतन को बराबर लिख देंगे। जैसे मान लो एक घनाभ के आकार का कोई मोम का बना हुआ कोई घनाभ है, ठोस है, उसको पिघला करके मोमबत्ती बनाई जा रही है, तो आपसे पूछ ले कितनी मोमबत्ती बनेगी, तो घनाभ बड़ा हो गया, तो घनाभ के आयतन में मोमबत्ती होती है बेलनाकार, बेलन के आयतन का भाग दे देंगे, बनने वाली मोमबत्तियों की संख्या आ जाएगी। और यदि आपसे पूछे कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो इतनी है, उसको पिघलाया जाता है और उससे गोला बनाया जाता है, तो बनने वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या एक राशि हो गई। तो घनाभ पिघलाया जा रहा है और गोला बनाया जा रहा है, तो कितने गोले बनेंगे, अगर संख्या पूछे तो घनाभ के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे देंगे। लेकिन आपसे पूछ ले गोले की कितनी त्रिज्या होगी, राशि पूछ ली, तो क्या करेंगे, घनाभ के आयतन का बराबर लिख देंगे गोले का आयतन। अब घनाभ का आयतन का फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई लिख देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और गोले का आयतन लिख देंगे 4/3 पाई r क्यूब, बस क्लियर हो गया। तो ये लिख करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो ये बातें तभी ज़्यादा समझ में आती है जब ये चीज़ें आप एक बार पढ़ लो, समझ लो, और फिर इसका प्रैक्टिकल रूप से प्रयोग करो। जब प्रश्न अपन करेंगे तो सारी बातें अपने आप क्लियर होती हुई चलेंगी। तो इस प्रकार अपन ये चीज़ लेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। अगला नया वीडियो लेकर के अपन एक प्रश्नावली चालू करेंगे। अब आपकी जो 16वां चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन अपन लगातार पढ़ते रहेंगे आकृति से संबंधित, और आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइए। उसके बाद में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक जितने मैंने दो वीडियो आपको दिए हैं, 2-3 वीडियो, उसके अंदर जितने भी सूत्र मैंने समझाए उनको लिख करके बना करके आप तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नए चैप्टर के साथ या नए क्वेश्चनों के साथ आपसे अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।